समास प्रकरण। समास प्रकरण में अव्यय भाव समास का विचार हम लोग कर रहे हैं। उस अव्यय भाव समास के 3 भेद बताए थे। अव्यय पूर्व पद, अव्ययोत्तर पद और अव्यय पद रहित। उनमें पहला जो प्रकार है अव्यय पूर्व पद, इसका विचार चल रहा है। कल कुछ इसके बारे में लिखा था और आगे लिखते एक नियम। आभिमुख्य, आभिमुख्य, हाँ 19 नंबर का कौंस में लिखे सामने बराबर सम्मुखता, सम्मुखता कौंस बंद। आगे अर्थ में वर्तमान, अर्थ में वर्तमान अभि और प्रति अव्ययों का, अभि और प्रति अव्ययों का चिन्ह कौंस में लिखिए लक्षण, कौंस बंद। आगे वाची सुबंत के साथ, वाची सुबंत के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। सुबंत के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। ठीक सूत्र। लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये, लक्षणेनाभिप्रति आभिमुख्ये। श्लोक का नंबर है 2:1:13। ठीक, देखिए भाई, तो क्या बताया? आभिमुख्य अर्थ में विद्यमान 2 अव्यय बताए। आभिमुख्य का मतलब बताया सामने, सम्मुखता है कि नहीं। उस अर्थ में विद्यमान अभि और प्रति इन अव्ययों का चिन्हवाची सुबंत के साथ विकल्प से होता है क्या? अव्यय भाव। उदाहरण, उदाहरण लिखते हैं अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति। अभ्यग्नि शलभाः पतन्ति वाक्य है। इसमें सामासिक पद है अभ्यग्नि, ठीक है। और अभ्यग्नि क्या? अभ्यग्नि शलभा पतंती। शलभा, शलभा मतलब वो पतंगे, बरसात के दिन में बहुत ज्यादा आते हो कीड़े, वो अग्नि के सामने क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। तो अभ्यग्नि समास बना है। सामने अर्थ में विद्यमान अव्यय यहाँ पर अभि, उसका अग्नि शब्द के साथ समास हो गया। अब विकल्प से समास होता है। जब नहीं होगा तब वाक्य का भी प्रयोग कर सकते, विग्रह वाक्य का। तो वो क्या होगा? तो उसको लिखिए अग्निम अभि शलभाः पतन्ति। अग्निम अभि शलभाः पतन्ति। अभी मतलब सामने, सन्मुख, समोर। अग्नि के सामने पतंगे गिर जाते हैं, वही अर्थ है। अर्थ में कोई अंतर नहीं। जो अर्थ अभ्यग्नि शलभा पतंती इस वाक्य का है, वही अर्थ
अग्निम अभी शलभाहा पतंती, इसका है। फर्क इतना ही है कि अभ्यग्नि में समास हुआ है और अग्निम अभी ये समास न करके ऐसा ही वाक्य है। दूसरा वाक्य लिखिए, प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति। प्रत्यग्नि, प्रति अग्नि, प्रत्यग्नि शलभाः पतन्ति, मतलब अग्नि के सम्मुख पतंगे गिर जाते हैं। अब इसका भी विकल्प से विग्रह वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं, तो वो होगा अग्निम प्रति शलभाः पतन्ते। अग्निम प्रति शलभाः पतन्ति, हो गया जी। अर्थ वही है, पतंगे अग्नि को लक्ष्य करके तद अभिमुख गिरते हैं। अर्थ भी लिख लीजिए, पतंगे, दोनों वाक्यों का अर्थ समान है। पतंगे अग्नि को लक्ष्य कर तद अभिमुख, तद अभिमुख, कौंस में अग्नि के सामने, कौंस बंद, अग्नि के सामने कौंस बंद गिरते हैं। हो गया जी। चलिए, पतंगे अग्नि को लक्ष्य कर तद अभिमुख गिरते, हो गया। और एक उदाहरण, अभिमानस सरोवरम, अभिमानस सरोवरम हंसाः उड्डीयन्ते। हंसाः उड्डीयन्ते, अर्थ है मानस सरोवर के सामने मानस सरोवर के सामने हंस उड़ते हैं। हंस उड़ते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया भाई अव्यय पूर्व पद अव्यय भाव समास। अब इसके बाद, क्योंकि 3 भेद बताए थे ना, तो अव्यय पूर्व पद हो गया। अब नंबर 2 अव्ययोत्तर पद, तो लिखेंगे, शीर्षक देंगे अव्ययोत्तर पद अव्यय भाव समास। अव्ययोत्तर पद अव्यय भाव समास, क्यों अभिभाव समास। ठीक, तो लिखते इसके भी नियम, ज्यादा नहीं है किए। मात्रा, मात्रा कौंस में लिखिए स्वल्प अर्धविराम थोड़ा, कौंस बंद। मात्रा का अर्थ क्या है? स्वल्प या थोड़ा, कौंस बंद। आगे, अर्थ में विद्यमान, अर्थ में विद्यमान प्रति अव्यय का, प्रति अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ, समर्थ सुबंत के साथ नित्य, नित्य अव्ययी भाव समास होता है। नित्य अव्ययी भाव समास होता है। सूत्र, सुप्रतिना मात्रार्थे, सुप्रतिना मात्रार्थे 2-1-9।
ठीक है, अर्थ देखिए भाई, मात्रा अर्थात अल्प, थोड़ा, अर्थ में विद्यमान अव्यय कौन? प्रति। उस प्रति अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ नित्य अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, उदाहरण अल्पम शाकम, अल्पम शाकम बराबर शाक प्रति, शाक प्रति बराबर थोड़ी सब्जी, थोड़ा शाक। हो गया। देखिए भाई, तो अल्पम शाकम, अल्प शाक है, सब्जी है, तो उसको बताना है, तो समास बन गया शाक प्रति। यहाँ पर अव्यय पद है प्रति, किंतु वो पूर्व में नहीं है, उत्तर में, इसलिए इसका नाम दे दिया क्या? अव्ययोत्तर पद अव्यय भाव समास। हो गया। और उदाहरण सुपस्य लेशः, सुपस्य लेशः बराबर सूप प्रति, सूप प्रति, ये समास बन गया। सूप प्रति इसका अर्थ है दाल की स्वल्प मात्रा, दाल की स्वल्प मात्रा, सूप कहते दाल को, दाल की स्वल्प मात्रा है कि नहीं? कम दाल है तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा सूप प्रति, मतलब बहुत कम दाल है इसमें, ऐसा अर्थ। और उदाहरण देखिए, न सुख प्रति संसारे, वाक्य है, इसमें सामासिक पद है सुख प्रति। ठीक, तो क्या अर्थ है उसका? सुखस्य लेशः सुख प्रति, सुखस्य लेशः सुख प्रति। अरे जो वाक्य लिखा था न सुख प्रति संसारे, इसका अर्थ लिखिए संसार में सुख का लेश भी नहीं है। संसार में सुख का लेश भी नहीं है। न क्या वाक्य था? न सुख प्रति संसार, संसारी सप्तमी, संसार में सुख का लेश भी नहीं है। और एक वाक्य लिखिए, उदाहरण नास्ति सत्य प्रति अस्य भाषणे, नास्ति सत्य प्रति अस्य भाषणे। इस वाक्य का अर्थ कौन बताते? बताइए। इस वाक्य का अर्थ कोई बता सकते हैं क्या? हाँ, लेश, सत्य का लेश भी नहीं, थोड़ा शुद्ध, हाँ थोड़ा शुद्ध सत्य नहीं। नास्ति सत्य प्रति अस्य भाषण, अस्य भाषणे सत्य प्रति नास्ति, इसके बोलने में थोड़ा भी सत्यता नहीं है। अर्थ लिखिए, इसके भाषण में, इसके भाषण में लेश मात्र भी सत्य नहीं है। लेश मात्र भी सत्य नहीं है। ठीक है ना? किसी किसी आदमी की आदत होती है बहुत बढ़िया, बोलते समय ऐसा लगता है कि वाह क्या बात है, भले आओ क्या देगा आश्वासन, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, है कि नहीं? लेकिन बोलने में क्या नहीं होती है? थोड़ी भी सत्यता नहीं होती है कि नहीं? जैसे पुढ़ारी लोग में ज्यादा होता है वोट मांगने के लिए आएंगे तो बहुत बताएंगे आपको, ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसा करेंगे, और एक जब बार हो गया बस फिर 5 साल इधर
आएंगे भी नहीं, जाने दीजिए। लिखिए, एक टिप्पणी लिखेंगे इसमें। यहाँ टिप्पणी नंबर 1, यहाँ अव्ययी भाव समास में, यहाँ अव्ययी भाव समास में उत्तर पद का प्राधान्य पाया जाता है। उत्तर पद का प्राधान्य पाया जाता है। हो गया? चलिए अब आगे चलते हैं। इस नियम के लिए बताइए केवल यहाँ पर उत्तर पद का प्राधान्य, क्योंकि अव्ययी भाव समास का लक्षण क्या लिखा था? पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, प्राय इसलिए लिखा था, कई कई अपवाद भी हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो अव्ययी भाव समास के 3 भेद बताए थे। कौन कौन? अव्यय पूर्व पद अव्ययी भाव समास, अव्ययोत्तर पद अव्ययी भाव समास, और अव्यय पद रहित अव्ययी भाव समास। अब तीसरा, अव्यय पद रहित अव्ययी भाव समास। लिखते हैं नंबर 1, पार और मध्य शब्दों का, पार और मध्य शब्दों का षष्ट्यंत सुबंत के साथ, षष्ट्यंत सुबंत के साथ विकल्प से अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। पूर्ण विराम। अव्ययी भाव समास के समय अव्ययी भाव समास के समय पार और मध्य के अंतिम अ के स्थान पर, अंतिम अ के स्थान पर ए हो जाता है। ए हो जाता है और पक्ष में षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। सूत्र लिखिए। सूत्रम पारे मध्ये षष्ठ्या वा, पारे मध्ये षष्ठ्या वा 2-1-18। ठीक है, तो चलिए उदाहरण। पारे गंगम, पारे गंगम, कौंस में लिखिए गंगायाः पारम। अर्थ है कौंस बंद, गंगा के उस पार। गंगा के उस पार। ठीक, तो पारे गंगम का अर्थ हो गया गंगा के उस पार। आर्य विग्रह हुआ गंगायाः पारम, तो गंगायाः पारम इस विग्रह वाक्य का भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं।
किंवा समास बनाकर पारे गंगम। तो पार शब्द के साथ सुबंत का गंगा पद का समास हुआ और इसी नियम के अनुसार पार के अंतिम जो उसको क्या हो गया ए, तो पारे गंगम हो गया। और दूसरा उदाहरण मध्ये गंगम, मध्ये गंगम कंस में गंगायाः मध्यम कंस बंद, गंगायाः मध्यम कंस बंद। अर्थ है गंगा के बीच, गंगा के बीच, बीच में। ठीक, हम आगे का उदाहरण मध्येध्ययनम, मध्य अध्ययनम संधि करके मध्ये अवग्रह ध्ययनम, मध्येध्ययनम कंस में अध्ययनस्य मध्यम, अध्ययनस्य मध्यम कंस बंद, पढ़ाई के बीच, पढ़ाई के बीच। और आगे और एक उदाहरण पारे समुद्रम, पारे समुद्रम कंस में समुद्रस्य पारम, कंस बंद। अर्थ समुद्र के पार में। इसी प्रकार उदाहरण मध्य समुद्रम, समुद्रस्य मध्यम, मध्य समुद्रम समुद्रस्य मध्यम मतलब समुद्र के बीच में। हो गया। चलिए एक टिप्पणी लिखते हैं। अव्यय भाव के अभाव पक्ष में अव्यय भाव के अभाव पक्ष में षष्ठी, षष्ठी सूत्र का नंबर है 228। षष्ठी सूत्र है अष्टाध्यायी में 228। सूत्र से आगे लिखिए, सूत्र से वैकल्पिक तत्पुरुष समास भी होता है। तत्पुरुष समास भी होता है पूर्ण विराम। और समासों के अभाव में वाक्य का प्रयोग भी होता है। वाक्य का प्रयोग भी होता है अर्थात 3 रूप से प्रयोग हो सकता है। 3 रूप से प्रयोग हो सकता है। ठीक है। अब देखिए भाई, तो ऊपर तो हम लोगों ने उन उदाहरणों में अव्यय भाव समास कर दिया, पारे गंगम, मध्य गंगम आदि आदि। किंतु जब अव्यय भाव समास नहीं करना है तो कौन होगा? षष्ठी तत्पुरुष भी हो सकता है। सूत्र भी उसके लिए कौन सा? षष्ठी। इस सूत्र के आधार पर तत्पुरुष समास भी होगा। तो 2 रीति हो गई, अव्यय भाव समास करके भी प्रयोग कर सकते हैं, क्यों तत्पुरुष, क्यों दोनों भी नहीं करना है तो विग्रह वाक्य का भी क्या वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो 3 रीति से होगा। उसमें से 2 रीति तो बता दिया,
अव्यय भाव समास करके क्या शब्द बनता है करके, पारे गंगम, मध्य गंगम आदि आदि। और विग्रह भी बता दिया कौंस में, गंगाया पारम, ऐसा भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, गंगाया मध्यम आदि आदि। अब समझ लीजिए हमको अव्यय भाव समास भी नहीं करना है और विग्रह वाक्य का भी प्रयोग नहीं करना है, अपितु षष्ठी सूत्र के द्वारा तत्पुरुष समास करना है। तब क्या होगा, लिखिए तत्पुरुष समास यथा गंगा पारम, विग्रह वही है, कौंस में लिखिए गंगाया पारम, अर्थ भी वही है, गंगा के उस पार। गंगा पारम मतलब गंगाया पारम, गंगा के उस पार। और एक उदाहरण गंगा मध्यम, कौंस में लिखिए गंगाया मध्यम, कौंस बंद, गंगाया मध्यम, अर्थ है गंगा के बीच, अर्थ में कोई अंतर नहीं है। ठीक, चलिए समझ लीजिए हमको वाक्य में गंगा पारम ऐसा शब्द प्रयोग करना है, गंगा पारम ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा फिर षष्ठी तत्पुरुष। और पारे गंगम ऐसा प्रयोग करेंगे तो अव्यय भाव, और गंगा यहाँ पारम ऐसा प्रयोग करेंगे तो विग्रह वाक्य का प्रयोग, तीन रीति से प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये हो गया। आगे का नियम लिखिए, संख्यावाची शब्दों का नदी विशेषवाची शब्दों के साथ, नदी विशेषवाची शब्दों के साथ समाहार अर्थ में अव्यय भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है, पूर्ण विराम। और यह नित्य समास है। और यह नित्य समास है। ठीक, सूत्र नदीभिश्च, नदीभिश्च, सूत्र का नंबर है 2-1-27, 2-1-20 है क्या? अच्छा ठीक है, अलग होगा, अष्टाध्यायी अलग अलग होती है ना, 20 लिखिए, कोई बात नहीं, 2-1-20। ठीक, देखिए भाई, संख्यावाची शब्दों का किसके साथ समास होगा? नदी विशेषवाची शब्दों के साथ, समाहार दोनों, समाहार अर्थ में, समाहार मतलब समुदाय, इस अर्थ में अव्यय भाव समास होता है। उदाहरण देखिए, सप्तगंगम, संख्यावाची शब्द यहां पर सप्त है और नदी हुई गंगा, उसके साथ समास हुआ सप्तगंगम, अर्थ है 7 गंगाए। और उदाहरण द्वियमुनम, द्वियमुनम, 2 अर्थ, 2 यमुनाए, 2 यमुनाए। और एक उदाहरण पंचनदम, पंचनदम अर्थ है 5 नदियां, 5 नदियां, हो गया। चलिए आगे का नियम, अन्य पदार्थ के कथन में सुबंत का
सुबंत का नदी विशेषवाची सुबंत के साथ नदी विशेषवाची सुबंत के साथ संज्ञा विषय में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है पूर्ण विराम। और यह नित्य समास है। और यह नित्य समास है पूर्ण विराम। सूत्र अन्य पदार्थे च संज्ञायाम अन्य पदार्थे च संज्ञायाम 2:1:21 बराबर है। नंबर क्या है? नहीं चलो अष्टाध्यायी में होगा, लघु में थोड़ी होगा। 2:1:21 लिखा अन्य पदार्थे च संज्ञायाम। क्या अर्थ हुआ भाई? अन्य पदार्थ के कथन में सुबंत का ऐसा सुबंत है कि अन्य पदार्थ के कथन में विद्यमान है। सुबंत का शब्द का नदी विशेषवाची सुबंत के साथ संज्ञा के विषय में क्या होता है? अव्ययी भाव समास। उदाहरण लिखेंगे। उन्मत्त गंगम, उन्मत्त गंगम देशः। कौंस में अर्थ लिखिए, चाहे अर्थ लिखिए। वह देश जहां गंगा, वह देश जहां गंगा उधम मचाती हुई बहती है। उधम मचाती हुई बहती है। ठीक, क्या हुआ भाई? उन्मत्त गंगम देश, उस देश का नाम, उस जगह का नाम। गंगा तो बह रही है, उस जगह का नाम हो जाएगा क्या? उन्मत्त गंगा। कौन सा? जहां पर गंगा कैसी बहती है? उधम मचाती हुई। उधम मचाती मतलब बहुत आवाज करती हुई, खा 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 धक 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 बह रही है, उसको क्या कहेंगे? उन्मत्त गंगा। हो गया ना। और कुछ कुछ जगह क्या होती है? बहुत शांति से बहती है गंगा, पता भी नहीं चलता कि बह रही कि स्थिर है करके। तो उसके लिए लिखिए शनैर गंगम देश। शनैर गंगम देश। ऐसा देश की जहां पर गंगा बहुत शांति से धीरे से बह रही है। ऐसा लगता है कि स्थिर ही है, पानी कुछ भी नहीं बह रहा है, इतना धीरे से। काशी में जाएंगे ना तो पता नहीं चलता आपको गंगा जी बह रही है या खड़ी है, स्थिर है। बाढ़ आती तो पता चलता है, सामान्य रूप से बहुत धीरे से बहती हुआ। ठीक है, चलिए और उदाहरण। लोहित गंगम देशः। लोहित गंगम देशः। ऐसा कुछ देश जगह होती है कि जहां पर गंगा जी कैसी दिखती है? लाल 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 दिखती है पानी, है कि नहीं? जहां पर जमीन नीचे की लाल रहेगी ना, वहां का पानी भी कैसा दिखता है? लाल लाल दिखता है। लोहित गंगम देशः। और एक उदाहरण। शांत गोदावरी देश। ऐसा देश कि जहां पर गोदावरी बहुत शांति से बह रही है। शांत गोदावरी देश। ठीक है जी, चलिए। गोदावरी भी क्या है? गंगा का ही रूप है, इसका बड़ा इतिहास है, तो कैसे कहें? हाँ ठीक है, चलिए आगे का नियम।
कुछ अन्य भी ऐसे शब्द हैं, कुछ अन्य भी ऐसे शब्द हैं जिनमें अव्ययीभाव समास होता है। जिनमें अव्ययीभाव समास होता है, अर्धविराम, उनका विग्रह केवल, उनका विग्रह केवल अर्थ प्रदर्शनार्थ, अर्थ प्रदर्शनार्थ किया जाता है। पूर्ण विराम। अन्यथा वे, अन्यथा वे नित्य समास है। पूर्ण विराम। सूत्र, अन्यथा वे नित्य समास है। सूत्र लिखिए, तिष्ठद्गु प्रभृतीनि, तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च, तिष्ठद्गु प्रभृतीनि च। सूत्र का नंबर है 2-1-22। हो गया। उदाहरण, तिष्ठद्गु सामासिक शब्द है। अर्थ लिखिए, तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले, तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले, मतलब क्या? लिखिए, वह समय जब, वह समय जब गौवे दुहाने के लिए खड़ी होती है, दुहाने के लिए या दोहने के लिए खड़ी होती है। एक काल का विशेषण हो गया, ठीक है ना जी। तिष्ठद्गु मतलब क्या? ऐसा समय कि जिस समय दोहने के लिए गाय क्या होती है? खड़ी होती है। उस समय का विशेषण बन गया तिष्ठद्गु, ठीक। और उदाहरण, खलेबुसम, खलेबुसम, तो क्या अर्थ होगा इसका? ये सब काल के विशेषण है। वह समय जब खले में बुस होता है, बुस मतलब भूस बोलते हम लोग उसको, भुसकट, खले भूसम। और उदाहरण, लून यवम, लून यवम मतलब काटने का समय। यव आदि धान्य होता है ना, काटने का समय। और एक उदाहरण, खले यवम, ठीक। खले मतलब खलेवम, खलिहान, खड़ हम लोग बोलते हैं। खड़ पता है? जहां पर धान्य आदि तैयार करते हैं, खेत में से लाकर जहां पर एक जगह रखते हैं और वहां पर उसके सब ठोक ठाक कर उसको ठीक करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खड़ा। हिंदी में क्या बोलते हैं? खलियान। तो खले, खल, खले यवम, ठीक है ना जी। ऐसा समय कि जिस समय में क्या खलिहान में क्या रहता है? यव आदि जो भी होगा, खले यवम, ठीक है। ये सब काल के विशेषणवाची शब्द है। हो गया ना? ये वाक्य लिख कर, ये सब काल के विशेषणवाची शब्द है। ये सब काल के विशेषणवाची शब्द है, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया भाई
अव्ययभाव समास के बारे में चिंतन। कुल मिलाकर सभी समासों का अब चिंतन पूरा हो गया है। कितने समास बताए थे मुख्य? 4। कौन कौन? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास। 4 हो गए ना। और कर्मधारय और द्विगु एक उसके अंतर्गत है। किसके? तत्पुरुष समास की बात हो गई। अब ये समासों के बारे में चिंतन हुआ, किंतु समास में कम से कम तो 2 पद रहती है। उसमें एक रहता है पूर्व पद और एक रहता है उत्तर पद। ठीक है ना। अब पूर्व पद और उत्तर पद जो 2 पद है, उसमें पूर्व पद के लिए भी कुछ नियम होते हैं और उत्तर पद के लिए भी कुछ नियम होते हैं। ठीक है ना जी। पूर्व पद कौन सा रखना है, उत्तर पद कौन सा रखना है, वो नियम नहीं। तो अन्य ये नियम है, तो पूर्व पद के लिए नियम और उत्तर पद के लिए नियम, उसको हम लोग थोड़ा लिखेंगे। ठीक है। शीर्षक देंगे आप पूर्वोत्तर पदयोः विशेषः। पूर्वोत्तर पदयोः विशेषः। हो गया। लिखेंगे नीचे नंबर 1, समर्थ पदों का समास होने के बाद उनके अपने अपने विभक्ति प्रत्ययों का उदाहरण चिन्ह में लीजिए। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। 2, 4, 71। उदाहरण चिन्ह बन। सूत्र से लोप, कौंस में लिखिए लुक, कौंस बन, होता है। क्या लिखा? समर्थ पदों का समास होने के बाद उनके अपने अपने विभक्ति प्रत्ययों का, उसके जो विभक्ति प्रत्यय होते हैं ना अलौकिक विग्रह में, उनका क्या हो जाता है? लुक होता है, आदर्शन होता है। किस सूत्र से? सुपो धातु प्रातिपदिक हो गया। आगे लिखिए। तब वे शब्द प्रातिपदिक रूप में रहते हैं। प्रातिपदिक रूप में रहते हैं। उसमें पूर्व पद और उत्तर पद में कुछ बदलाव होते हैं। पूर्ण विराम। उनके बारे में कुछ नियमों, उसके बारे में कुछ नियमों का विचार करते हैं। उसमें कुछ पूर्व पद के नियम होते हैं, और कुछ उत्तर पद के नियम होते हैं। और कुछ उत्तर पद के नियम होते हैं।
ठीक है जी, चलिए भाई, हो गया ना। तो अब आगे लिखिए शीर्षक पूर्व पद के नियम। पूर्व पद के नियम। नंबर 1, पूर्व पद के नियम दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के हैं। नंबर 1, सामान्य नियम। नंबर 2, विशेष नियम। सामान्य नियम, विशेष नियम, हो गया। और पूर्व पद के बारे में विचार कर रहे हैं हम लोग। पूर्व पद के दो प्रकार हो गए। पूर्व पद के नियमों का दो प्रकार, कौन कौन? सामान्य नियम। तो उसमें सामान्य नियम क्या होता है, लिखते हैं सामान्य नियम। तो लिखते हैं सभी समासों के लिए ये सामान्य नियम लागू होते हैं। ये सामान्य नियम लागू होते हैं। पूर्णविराम। समास होने के बाद पूर्व पद के विभक्ति का लोप करने के बाद उस पूर्व पद के संबंधी कुछ बदलाव करने के लिए जो नियम होते हैं, उन्हें पूर्व पद के सामान्य नियम कहते हैं। उन्हें पूर्व पद के सामान्य नियम कहते हैं। ठीक है जी, हो गया ना। क्या क्या? सभी समासों के लिए सामान्य नियम लागू होते हैं, है कि नहीं? कोई भी समास हो, है कि नहीं? समास होने के बाद पूर्व पद और उत्तर पद है ना, तो हम लोग किसका विचार कर रहे हैं अभी? पूर्व पद का। तो समास होने के बाद पूर्व पद की विभक्ति का जब लोप हो जाता है, करने के बाद फिर उस पूर्व पद के संबंधी कुछ जो बदलाव होते हैं, है कि नहीं, उसको करने के लिए जो नियम, उनको कह दिया क्या? सामान्य नियम। तो नंबर 1, पूर्व पद का उत्तर पद के साथ समास में योग आने पर कौंस में लिखिए बीच वाली विभक्ति का लोप करने पर। बीच वाली विभक्ति का लोप करने पर कौन सा? दोनों के बीच यदि संधि संभव है तो वह अवश्य होती है।
ये पहला नियम हो गया भाई। क्या तात्पर्य हुआ? पूर्व पद का उत्तर पद के साथ क्या हुआ? समास हुआ। बीच वाली विभक्ति का आदर्शन हो गया, लुक हो गया। अब दोनों के बीच में, दो पदों के बीच में यदि संधि संभव है तो अवश्य होगी, वो वहां पर टाल नहीं सकते, अपने मन पर नहीं है। इस वाक्य में तो हम लोगों के मन पर होता है एक शब्द दूसरे के साथ संधि करना ही नहीं, किंतु यहाँ पर संधि होती ही होती है यदि संभव है तो, नहीं ये तो बात नहीं। ठीक है, उदाहरण भगवतः अनुग्रह। भगवतः अनुग्रह, ये लौकिक विग्रह हो गया। और समास की प्रक्रिया करते समय अलौकिक विग्रह किया जाता है। वो कैसे? लिखिए, भगवत अधिक अनुग्रह। ठीक है, भगवत हलंत अधिक अनुग्रह, क्योंकि प्रत्यय को अलग करके उसका आदर्शन कर दिया। ठीक है, नहीं बड़ी प्रक्रिया जाकर लिखना नहीं है, शॉर्टकट में प्रत्यय को दिखाएंगे, पुनः सूत्र लाएंगे, सरल सरल करना है। तो भगवत और क्या हुआ? अनुग्रह। तो दो पद है यहाँ पर, भगवत और अनुग्रह। तो उसमें विभक्ति थी, भगवतः में कौन सी विभक्ति हुई थी? षष्ठी। अनुग्रह में प्रथमा। किंतु उस विभक्ति प्रत्ययों का क्या हुआ? लुक, आदर्शन हुआ। सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो। तो स्थिति बनी है अब भगवत अधिक अनुग्रह। अब यहां पर समास हुआ है, तो भगवत और अनुग्रह दो शब्दों का समास हुआ। उन दोनों का पूर्व पद का उत्तर पद के साथ योग है, समास हुआ है, और संधि भी संभव है। तो कौन संधि? तो भगवत में जो त है, तो का क्या हो जाएगा? द। झलाम जशोन्ते, तो कर दीजिए भगवद अनुग्रह, फिर जोड़ दीजिए भगवद अनुग्रह। ये सामासिक शब्द बन गए। भगवत अधिक अनुग्रह बराबर लिखिए भगवद अनुग्रह, फिर जोड़िए भगवद अनुग्रह। झलाम जशवंते हो गया। चलिए नियम दूसरा, समास होने के बाद अर्धविराम, बीच वाली विभक्ति का लोप होने के बाद पूर्व पद के अंतिम में यदि नकार हो तो उस नकारांत प्रातिपदिक के, वो लिखा अंतिम में यदि नकार हो तो उस नकारांत प्रातिपदिक के न का लोप हो जाता है। न का लोप हो जाता है। ठीक है जी, चलिए हो गया ना। उदाहरण देखते हैं अभी। तात्पर्य क्या? पूर्व पद यदि नकारांत है तो उस न का क्या हो जाता है? फिर लोप। उदाहरण लिखिए, राज्ञः पुरुषः। राज्ञः पुरुष बराबर राजन अधिक पुरुष। बराबर राज अधिक पुरुष। राज अधिक पुरुष बराबर राज पुरुष। ठीक, देखो भाई, राज्ञ पुरुष ये क्या है? षष्ठी है, विग्रह है, विग्रह कर दिया, लौकिक विग्रह हुआ। और अलौकिक विग्रह क्या होगा? फिर राजन अधिक पुरुष। तो पूर्व पद कौन है? राजन, नकारांत है, तो उसके न का लोप, तो रह गया क्या? फिर राज
पुरुष, जोड़ दिया राजपुरुष। दो नियम हो गए। संधि संभव हो तो संधि करेंगे, और यदि समझ लीजिए पूर्व पद नकारांत है तो उस न का लोप कर देंगे। हो गया, ये हो गया। और एक तीसरा नियम, नए समास में, नए समास में नए से जो उत्तर पद है, नए से जो उत्तर पद है वह यदि व्यंजनादि है, वह यदि व्यंजनादि है तो नए, कौंस में लिखिए न, कौंस बंद, आगे के न का, या न हल लिखिए, हल नहीं, न का पाय मोड़ दीजिए, के न का लोप होकर अमात्र शेष रहता है, अमात्र शेष रहता है। हो गया। और यदि उत्तर पद स्वरादि हो तो नए का अन होता है, अन होता है। ठीक है जी। चलिए भाई, अभी नए तत्पुरुष समास है, न का समास है, न का उत्तर पद के साथ समास है, और जो आगे वाला पद है उत्तर पद, वह यदि व्यंजनादि है तो न का क्या बचेगा, अ, और उत्तर पद यदि स्वरादि है तो न का क्या हो जाता है, अन। हो गया। उदाहरण, न धर्मः बराबर अधर्मः, नए तत्पुरुष समास है, न धर्मः अधर्मः। देखिए भाई, नए का समास है धर्म शब्द के साथ। अब धर्म शब्द जो उत्तर पद है वो स्वरादि है क्या व्यंजनादि? व्यंजनादि है, इसीलिए न का क्या बचेगा, अ, तो क्या बन गया, अधर्म। ठीक। दूसरा उदाहरण, न अधिक ईश्वर, न अधिक ईश्वर। अब देखिए यहां पर न का समास है उत्तर पद के साथ। उत्तर पद कौन है, ईश्वर। स्वरादि है कि व्यंजनादि? अब न का क्या हो जाएगा, अन। तो न अधिक ईश्वर बराबर लिखिए अन अधिक ईश्वर, अन अधिक ईश्वर, जोड़ दीजिए अनीश्वर, फिर स्वादि प्रत्यय आकर बन गया अनीश्वर। हो गया जी। चलिए, ये हो गए पूर्व पद के सामान्य नियम। अब पूर्व पद के विशेष नियम, उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य